नमस्कार बंधुओं, समास प्रश्नावली के इस 5वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले 4 भागों में हमने 120 प्रश्नों को देख लिया, जिनमें सूत्रों के अनुसार क्या प्रश्न बनते हैं, उदाहरणों के अनुसार क्या प्रश्न बनते हैं, उस पर हमने विचार किया। अब आगे जो बचे हुए प्रश्न हैं उन पर भी इस 5वें भाग में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न बनते हैं शेष। अधोलिखितेषु विधि सूत्रम नास्ति। ध्यान रखना, विधि सूत्रम नास्ति। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः स नपुंसकम द्विगुरेक वचनम न लोपो नयः। इन चारों में सभी विधि सूत्र हैं, केवल एक विधि सूत्र नहीं है और वह क है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। यह संज्ञा सूत्र है, संज्ञा करने वाला, कर्मधारय संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो हमें ध्यान रखना है कि यह संज्ञा सूत्र है, बाकी सभी विधि सूत्र हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं। संख्या सुपूर्वस्य कीदृशम सूत्रम अस्ति। संज्ञा सूत्रम, परिभाषा सूत्रम, अधिकार सूत्रम, विधि सूत्रम। तो संख्या सुपूर्वस्य यह विधि सूत्र है, विधि करने वाला है, यह हमें याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। द्विपात इति पदे कः समासः। अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है या बहुब्रीहि है। तो इस पद में भी बहुब्रीहि समास है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह का एक और उसी का पैरेलल सूत्र, सुपात इति पदस्य विग्रह किम। ये उदाहरण है, इसका विग्रह क्या है। शोभनौ पादौ यस्य, शोभनः पादौ यस्य, सुकृतं पादौ यस्य, शोभनम पादः यस्य। इन चारों में शोभनौ पादौ यस्य इति सुपात। ध्यान रखना है, शोभनौ पादौ यस्य सुपात, यह इसका विग्रह है सुपात का। आगे चलते हैं। सुपात इत्यस्मिन् पदे कः समासः। जैसा कि द्विपात था वैसा ही सुपात भी है, तो इसमें भी बहुब्रीहि समास है, यह आपको कहीं नोट कर लेना चाहिए। अगला देखते हैं। उत्का कुत इति पदस्य लौकिक विग्रह किम। अत्युन्नतम काकुदम यस्य, उन्नतम काकुदम यस्य, अत्युन्नतम काकुदस्य, उत्तमम काकुदम यस्य। सबको ध्यान रखते हुए यहाँ चारों विकल्पों में ख विकल्प सही है, उन्नतम काकुदम यस्य। ये याद रखें, उत्काकुत विग्रह और उसके साथ उसका उदाहरण जरूर लिख कर रखें, ताकि सामासिक पद क्या है और उसका विग्रह क्या है वो आपको बोध होता रहे। तो उन्नतम काकुदम यस्य उत्काकुत, यह विकल्प सही है, इसको याद रखें। आगे चलते हैं। पूर्ण काकुत इति पदस्य विग्रह किम। पूर्णम काकुदस्य, पूर्णम काकुदम यस्य, पूर्णानि काकुदानि यस्य, पूर्ण काकुद युक्तः। एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु ख विकल्पः पूर्णम काकुदम यस्य, यही उत्तर सही है। तो पूर्ण काकुत, इसका विग्रह पूर्णम काकुदम यस्य, यह बनता है, नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। सुहृत इति पदे कः समासः। सुहृत पद में कौन सा समास होता है। यहाँ भी बहुब्रीहि समास ही है, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी समास अब सु देख करके अव्यय भाव में न चले जाएं, क्योंकि बहुत बार जो अव्यय हैं उनसे अव्यय भाव समास ही होता है, लेकिन कहीं कहीं इस तरह के पद भी आए हैं जहाँ पर अन्य समासों की समस्या आती है। तो सुहृत इस पद में बहुब्रीहि समास है, यह हमें ध्यान रखना है। पूर्ण काकुत इति पदस्य विग्रह किम। पूर्णम काकुदस्य, पूर्णम काकुदम यस्य, पूर्णानि काकुदानि यस्य, या पूर्ण काकुद युक्तः। ये बिल्कुल वैसे ही अभी पीछे जो आया था आपका उसी तरह से ये भी है। पूर्णम काकुदस्य ये नहीं है, पूर्णम काकुदम यस्य, यह विकल्प सही है। तो ख पूर्ण काकुद का विग्रह पूर्णम काकुदम यस्य, यह बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। पूर्णानि काकुदानि नहीं, ध्यान नहीं है उसका। पूर्ण काकुद युक्तः भी इसका उत्तर नहीं है। तो पूर्णम काकुदम यस्य, यही विकल्प सही है, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह सुहृत पद आ गया। सुहृत इति पदे कः समासः। इसमें कौन सा समास है। अभिभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि तो पीछे के क्रम से ही चला हुआ है, यहाँ भी बहुब्रीहि समास ही है,
ये हमें याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। सुहृत इति पदस्य विग्रह किम। विग्रह क्या है सुहृत पद का? तो सुंदर हृदय युक्त, शोभनम हृदयम यस्य, सुकरम हृदयम यस्य, यस हृदय। तो इन चारों में ख विकल्प सही है। शोभनम हृदयम यस्य इति सुहृत। नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार आता भी रहता है ये। इसी प्रकार इसी का भाई और दूरहृत इति पदे कह समासः। अभिभाव तत्पुरुष द्वंद्व बहुब्रीहि, यहाँ भी बहुब्रीहि समास ही है। तो बहुब्रीहि ध्यान रखें कि सुहृत, दुहृत, सुपात, द्विपात ये सारे पद इसी के आ रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि ये सब बहुब्रीहि के ही उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। व्यूढ़ो रसकः इति पदे कः समासः। अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, द्वंद्वः, बहुव्रीहि। इन चारों में घ विकल्प सही है। बहुव्रीहि उदाहरण बनता है इसका। व्यूढ़ो रस्क में बहुव्रीहि समास ही है। इसी प्रकार व्यूढ़ो रसकः इति पदस्य विग्रह किम। एक ही उदाहरण के कहीं आपको समास भी पूछ सकता है, कहीं आपको उसका विग्रह भी पूछ सकता है। तो विग्रह का भी ध्यान रखना है। व्यूढ़ रसको यस्य अथवा व्यूढ़म रसको यस्य, व्यूढ़म ऊरो यस्य, व्यूढ़ उरः कः। इन चारों विकल्पों में ग विकल्प सही है। व्यूढ़म ऊरो यस्य इति व्यूढ़ो रसकः। यही इस पद का विग्रह बनता है। तो हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। प्रिय सर्पिष्कः इति पदे कः समासः। अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, द्वंद्वः, बहुव्रीहि। तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास ही है, ये याद रखना है। प्रिय सर्पिष्कः में बहुव्रीहि समास है। अब पुनः प्रिय सर्पिष्कः इति पदस्य विग्रह किम। इसका विग्रह क्या होता है? तो प्रियम सर्पिः यस्य, प्रियम सर्पिष्कम यस्य, प्रियम अस्ति सर्पिषम यस्य, प्रियः सर्पिष्कः। इन चारों विकल्पों में क विकल्प सही है। प्रियम सर्पिः यस्य, प्रिय सर्पिष्कः। यह ध्यान रखना है। तो प्रिय सर्पिष्कः इसका विग्रह प्रियम सर्पिः यस्य ये बनता है। आगे चलते हैं। युक्त योगः इति पदस्य विग्रह किम। तो विग्रह क्या है? युक्त योग। युक्तः योगे यः, युक्तः योगेन यः, युक्तो योगो येन, युक्ते योगे यः। इन चारों विकल्पों में युक्तो योगो येन। युक्त है योग जिसके द्वारा, वह हुआ युक्त योग। तो यहाँ पर युक्त योग का विग्रह युक्तो योगो येन, यही पद सही है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार अब प्रश्न आ सकता है कि युक्त योगः इत्यस्मिन् पदे कः समासः। इसमें समास कौन सा है? तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास ही है, यह हमको ध्यान रखना है। अव्ययीभाव समास नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, द्वंद्व तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर युक्त योग में बहुव्रीहि समास है, ये हमें याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। महायशस्कः इति पदस्य विग्रह किम। महायशस्क पद में पद का विग्रह क्या है? महद यशो यस्य, महत् चासौ यशः, महान च यशस्कः, महतः यशः यस्य। इन चारों विकल्पों में प्रथम जो क विकल्प है, महद यशो यस्य, महान है यश जिसका, वह है महायशस्क, ऐसा विग्रह बनता है। तो ये हमें याद रखना है। महत यशो यस्य महायशस्कः ये बनता है। आगे चलते हैं। महायशस्कः इत्यस्मिन् पदे कः समासः। इसमें समास कौन सा है? तो समास का प्रकरण ही वही चल रहा है और इसके अर्थ से आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ अव्ययीभाव, तत्पुरुष और द्वंद्व को छोड़कर बहुव्रीहि याद रखना है कि महायशस्कः में बहुव्रीहि समास ही बनता है। आगे चलते हैं। चार्थे द्वंद्वः इति कीदृशम सूत्रम। बहुत बार प्रश्न इसी तरह घुमा के ही आता है कि ये कैसा सूत्र है। तो यह चार्थे द्वंद्वः, यह सूत्र विधि सूत्र है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। चार्थे द्वंद्वः विधि सूत्रम अस्ति। आगे चलते हैं। द्वंद्व समासे चकारस्य कति अर्थाः भवन्ति।
अब ये चार थे द्वंद्व का ही ये एक प्रश्न अलग से बनता है कि ये जो चकार है इसमें ये कितने प्रकार का होता है। तो बंधुओं, द्वंद्व समास में ये जो चकार है इसके चार तरह के अर्थ होते हैं। तो ध्यान रखना है कि द्वंद्व समासे चकारस्य चत्वारः अर्थाः भवन्ति। तो यहाँ गौ विकल्प सही है, ये हमें याद रखना चाहिए। अब इन चारों में क्रमशः कैसे कैसे प्रश्न बदलते हैं उसका भी स्वरूप देख लीजिए। जैसे एक प्रश्न आएगा, समुच्चयार्थे कः समासः, समुच्चय के अर्थ में कौन सा समास होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यह द्वंद्व समास होता है। वही चकार के जो चार अर्थ हैं उनमें पहला है समुच्चयार्थ। तो समुच्चय के अर्थ में भी द्वंद्व समास होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार इतरेतर योगे कः समासः भवति, यहाँ भी द्वंद्व समास ही होता है, यह भी हमें याद रखना है। तो चकार के ये दो रूप आ गए, समुच्चयार्थ भी और इतरेतर योग भी। आगे और बताते हैं इसके दूसरे भागों को। अन्वाचयार्थे, अन्वाचय इस अर्थ में कौन सा समास होता है, तो यह भी हमें बताना है कि यह द्वंद्व समास होता है। ये चकार का तीसरा रूप हो गया। और एक और रूप बनता है समाहार। तो समाहारे कः समासः, तो समाहारेपि द्वंद्व समासः भवति, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार चकार के जो चार अर्थ हैं ये हमें ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो इसमें कई बार समस्या हो जाती है। तो समुच्चय, इतरेतर, अन्वाचय और समाहार, यही चकार के चार अर्थ हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। परीक्षा में इन्हीं में से कोई एक देकर पूछ देता है और विद्यार्थी सोचते हैं कि ये नई चीज क्या आ गई। तो हमें इस चकार के चार अर्थ याद रखने हैं द्वंद्व समास में। आगे चलते हैं। अर्थधर्मौ इत्यस्मिन् पदे कः समासः, अविभावः, तत्पुरुषः, द्वंद्वः, बहुव्रीहिः। इन चारों में अब हम द्वंद्व के प्रकरण में चल रहे हैं। ज्यादातर अगर द्विवचन का कहीं प्रयोग दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि वो द्वंद्व समास ही होता है। तो अर्थ धर्मौ या धर्मार्थौ दोनों तरह के प्रयोग बनते हैं इसमें। तो अगर धर्मार्थौ आ जाए तो वहां भी द्वंद्व समास ही होता है, और अर्थ धर्मौ आ गया तो वहां भी द्वंद्व समास ही होता है, ये हमें याद रखना चाहिए। इसी प्रकार राजदन्तः इति पदस्य लौकिक विग्रहः किम, राज्ञः दन्तः, दन्तानां राजा, राज्ञां दन्तः, दंतेषु राजा। इन चारों विकल्पों में दंतानाम राजा यह जो विकल्प है यही इसका सही विकल्प है। तो दंतानाम राजा इति राज दंतः, यह तत्पुरुष का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना है। यद्यपि इसका प्रकरण द्वंद्व में आया है लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष है। तो दंतानाम राजा राजदंतः ऐसा प्रयोग बनता है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं। उत्काकुत इत्यस्मिन् पदे केन सूत्रेण समासः, उद्विभ्याम काकुदः, उद्विभ्याम काकुदस्य, शेषाद्विभाषा, पूर्णाद्विभाषा। इन चारों में उद्विभ्याम काकुदस्य इस सूत्र से उत्काकुत इस पद में समास होता है। अब एक और प्रश्न इसी में बनेगा कि उत्काकुत इस पद में कौन सा समास है। तो यहाँ भी वही बहुव्रीहि का ही प्रकरण चल रहा है, तो बहुव्रीहि समास ही है। इसी प्रकार एक और इसी के बगल में उदाहरण आता है, पूर्ण काकुत इति पदे कः समासः। तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बंधुओं, कुछ उदाहरण एक जैसे ही हैं, तो कुछ के विग्रह बता दिए हैं, कुछ के उनके समास बता दिए हैं, ताकि इससे मिलता जुलता जो कुछ भी अगर कोई प्रश्न टेढ़ा मेढ़ा बन भी जाए तो अगर इन प्रश्नों को आपने ध्यान रखा है तो इसके अतिरिक्त जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हैं। तो इस भाग में इतना ही, शेष भागों को अगले क्रम में हम प्रस्तुत करेंगे। इसका अभ्यास करते रहिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।